हेलो, गुड इवनिंग। नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे आप लोग? गुड इवनिंग। सो आज कुछ एक स्पेशल सेशन है। स्पेशल ये है कि आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल डिज़र्विंग स्टूडेंट, अब स्टूडेंट तो नहीं बोलना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हुए हैं, जिनका नाम है सीए गणेश अग्रवाल, जिन्होंने सीए फाइनल नवंबर 20 एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 8 का पोजीशन हासिल किया है। और इनके साथ एक और वैसे रैंक होल्डर है जिनका 8 आया है ईस्टर्न रीजन में, ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में। मतलब हमारे लिए यही फर्स्ट आए हैं। सो पहले सब आप लोग इनके लिए थोड़ा सा ताली तो बजा दें। सो मैं कुछ बेसिक से सवाल इनसे करूँगा कि इनके अनुभव से हमें क्या सीखने मिल सकता है। ठीक है? वैसे जितना मैं जानता हूँ गणेश को, इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। मतलब रैंक जिनका भी आता है, हम लोग कई बार ऐसे सोचते हैं, जिनका रैंक नहीं आता वो लोग सोचते हैं कि जिनका रैंक आता है वो कोई अलग धातु के बने हुए हैं, ऐसा हम लोग सोचते हैं कि कुछ अलग इनकी ज़िंदगी में होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इवन जिनका ऑल इंडिया रैंक 1 आया था, हम उनसे भी बहुत घुल मिल के बातचीत किए। मतलब ही वॉज ऑल्सो लाइक जस्ट अ बॉय नेक्स्ट डोर, बोलते हैं ना कहावत कि जैसे अपने घर का ही छोरा है। और वैसे ही गणेश है। मतलब इन किसी को पता नहीं होता है कि हमारा रैंक आ रहा है, वो रिज़ल्ट ही खाली बताता है कि रैंक आया। कोई रैंक के लिए पढ़ रहा था ऐसा भी नहीं होता है। बस मैंने तो यही देखा है, जो भी बच्चे पूरी ईमानदारी से अपना जोर लगा देते हैं ना, कोई जो बच्चे जो शॉर्टकट को अवॉइड करके चलते हैं, जो पूरी ईमानदारी से पूरा जोर लगा देते हैं और हर तरह का जो रिसोर्सेज है उसको पूरा पूरा पढ़ते हैं, उनका अपने आप नतीजा आता है। तो गणेश हमारे साथ वैसे कॉस्ट और एसएफएम फाइनल का दोनों ही पढ़े हैं। एंड होता है ना, होनहार विरवान के होत चिकने पात, ऐसा आपने सुना होगा कभी कहावत कि कभी कभी हम लोग इतने सारे स्टूडेंट से मिलते रहते हैं, तो मिलते मिलते बहुत बार समझ में आता है कि ये कुछ अच्छा कर सकता है। तो जिस तरह से ये पेन ड्राइव क्लास ही करते थे, ओके, ऐसा नहीं था कि उस समय लाइव क्लासेस होती नहीं थी, उस समय लाइव क्लास भी होती थी, बट इनका आर्टिकलशिप डिलॉयट में था, तो इस कारण से ये लाइव क्लास नहीं कर पाते थे। एज वेल एज कॉलेज, सेंट जेवियर्स कॉलेज था कैलकाटा का, ओके। तो फिर भी मतलब पेन ड्राइव क्लास के बावजूद एक रहता है अप्रोच जिस बच्चे का कि मुझे पूरा डेप्थ में जाके पढ़ना है, यू नो। एक अप्रोच रहता है कि मुझे हर तरह का क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वो फर्स्ट डे से था, मतलब बोलना नहीं पड़ता था। जैसे स्टूडेंट्स तो अभी बार बार बोलते हैं कि सर आप बोलिए तो करेंगे, और फिर बोलने के बाद भी नहीं करते। बट इनको बोलना नहीं पड़ता था, ये अपने आप सब ले लेकर आते थे, क्वेरीज पूछ पूछ के जाते थे। मतलब पेन ड्राइव क्लास करते थे, यहाँ पे टाइम फिक्स कर लेते थे, सर से पर्सनली मिलकर क्वेरीज अपना सॉल्व करवा लेते थे। और जब भी इंस्टीट्यूट का कुछ भी नया आता था ओवर द स्पैन ऑफ ये फाइनल में जो 2 से 3 साल का फ़र्क होता है ट्यूशन लेने और एग्ज़ाम देने में, जब भी कुछ भी नया आता था उसको भी अप टू डेट कर लेते थे, और उसका भी सवाल आके पूछे थे, सर ये सब नया क्वेश्चन आ गया, इसका क्या करना है। तो वो फर्स्ट डे से जिनका कंसिस्टेंसी रहता है, उनके लिए ये सीए डिग्री बहुत आसान हो जाता है। अब जो बातें सीए के लिए हो रही है, ऐसा मत सोचिएगा सिर्फ सीए के लिए हो रही है, ये सीएमए के लिए भी इक्वली लागू है और सीएस के लिए भी इक्वली लागू है। बट मुझे जो समझ में आता है वो है कंसिस्टेंसी इज़ द मेन की। गणेश रायगढ़ से बिलोंग करते हैं। रायगढ़ छत्तीसगढ़ में आता है ना, रायपुर रायगढ़ आसपास ही है। कलकत्ता में ही रहकर पढ़े हैं, अपने पूरे ग्रेजुएशन की तैयारी की है, और अपने बूते पर ही आप समझ लीजिए कि इंटर पास करके डिलॉयट में आर्टिकलशिप लग गया, तो वो किया। और फिर फाइनल भी वन शॉट, आप जानते हैं कि ऑल इंडिया रैंक 8 आज इनका पोजीशन है। बाकी अब मैं चाहूँगा कि गणेश अपने बारे में बताएं, इन द सेंस कि किस तरह से इन्होंने सीए की पढ़ाई को परस्यू किया।
इसलिए ये जानना ज़रूरी होता है कि सर लोग तो बोलते ही रहते हैं ना, बहुत बार बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। जैसे माता पिता जो बार बार बोलते रहते हैं उस बात में उतना वजन नहीं होता, वैसे ही सेकंड लेवल पे सर जो एक ही चीज़ बार बार बोलते रहते हैं उस बात का वजन कम होने लग जाता है। लेकिन तीसरे लेवल पर जब कोई आपके सीनियर कोई चीज़ को बताते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। तो हो सकता है कि आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो, उससे आप उभर पाएँ, आपको इनका अप्रोच में से बहुत सारी बातों में से कोई एक बात दिल को छू जाए जो आपका पूरा डायरेक्शनलेस अप्रोच को डायरेक्शन दे सकता है। सुनने में कोई नुकसान तो है नहीं। हाँ, बस ये हो सकता है कि अब आपका जो शेड्यूल था उसमें से 10-15 मिनट आपको आज एक्स्ट्रा रात में मेहनत करना है, वो हो सकता है। ये नहीं कि मेरे कारण 10-15 मिनट राइट ऑफ करोगे, ऐसा ना हो। 10-15 मिनट आप लोगों को आज एक्स्ट्रा मेहनत करके मेकअप कर लेना है। और ये भी एक इंटरेक्शन से कुछ क्वेश्चंस भी अगर आपके मन में आए तो आप पूछ सकते हैं। तो अब आपको गणेश अपने बारे में बताएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। तो मैं यहाँ आपको अपना जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि 11th में अपने को सेलेक्ट करना पड़ता है कि कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है। तो साइंस में तो क्या था, कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, तो बचा कॉमर्स। तो कॉमर्स ले लिए 11th-12th में। 12th के बाद जब पास आउट हुए तो उसमें भी 96% आया था, अच्छा नंबर था। तो सेंट जेवियर्स कॉलेज में हो गया एडमिशन। तो साथ ही सोचे कि सीए कर लेते हैं। मतलब एकदम स्टार्टिंग से ऐसा कुछ नहीं था कि सीए करना है। धीरे धीरे जब समझ आई, मार्केट को समझने लगे, मम्मी पापा से बात करे, दोस्तों से समझे, जब पता चला कि सीए करना बहुत हेल्पफुल रहेगा। मतलब सीए के टूवर्ड्स फिर पैशन जग गया कि हाँ सीए करना है। तो मैंने फाउंडेशन अपना रायपुर से किया। फाउंडेशन जब मैंने कंप्लीट कर लिया तो मैं कोलकाता आ गया था, क्योंकि मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया था। साथ ही साथ मैंने आईपीसीसी का ट्यूशन भी कोलकाता से किया। जब मेरा आईपीसीसी ख़त्म हुआ तो मैंने आर्टिकलशिप के लिए हर जगह अप्लाई किया, तो मेरा डिलॉयट में हो गया था। तो मैंने अपना पूरा 3 साल डिलॉयट में आर्टिकलशिप किया। साथ ही साथ मैंने कहीं पेन ड्राइव क्लासेस, कहीं फ़ेस टू फेस क्लासेस करके अपना ट्यूशन्स फाइनल का साथ ही साथ कंप्लीट किया। तो मैं आपको बेसिकली लास्ट का 5 महीना, मतलब मैं कैसे पढ़ा, आपको वो गाइड करना चाहता हूँ, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट क्रूशियल समय रहता है। ठीक है, अपने ऑफिस के साथ ट्यूशन करते हैं उसके बाद, लेकिन लास्ट का जो 5 महीना रहता है वही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं क्या करता था, जब भी कोई क्लास करता था तो शाम के आके आधा घंटा, जो सर 2 घंटा 3 घंटा जो पढ़ाए हैं उसको 15-20 मिनट या आधा घंटा एक बार गो थ्रू कर लेता था कि क्या पढ़ाए हैं, क्या कॉन्सेप्ट है। कुछ न्यूमेरिकल सर कराए हैं तो उसको कैलकुलेटर में सॉल्व करके देख लेता था कि हाँ समझ में आया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। अगर सर ने कोई होमवर्क दिया तो वो कर लेता था। तो ट्यूशन के साथ साथ मतलब मैं एक बार घर जाके आधा घंटा वो रिवाइज कर लेता था। तो ऐसे करके मैंने अपना 8 सब्जेक्ट कंप्लीट किया। तो पिछले मार्च की बात है, तो जनता कर्फ्यू के कारण लॉकडाउन लग गया था, तो मैं घर चले गया था। मेरे को मालूम नहीं था कि इतना लंबा लॉकडाउन जाएगा। मैंने अपने साथ खाली आईडीटी का बुक्स लेके गया था, क्योंकि उसका क्लासेस मेरा पेंडिंग था। तो मैंने मार्च में आईडीटी का क्लास वगैरह करा। तो मेरे पास तो बुक्स का कोई भी बुक्स का एक्सेस नहीं था, और लॉकडाउन के कारण कोई भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह चल नहीं रहा था। तो मैंने घर में ही रह के स्टडी मैट से या अपने फ्रेंड्स लोग से बुक वगैरह मंगवा के उसी से ही पढ़ा। फिर मई एंड में मेरे एक रिलेटिव ने बाई रोड, जब वो कोलकाता आए थे किसी काम से, तो उनके थ्रू अपना बुक्स मंगाया था। तो मैंने प्रॉपर स्टडी फाइनल की जून से स्टार्ट करी थी। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीना मैंने जम के 15 घंटा 16 घंटा पढ़ाई करी। तो मैं आपको जैसे अपना स्टडी प्लान बताऊंगा, तो जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ते थे या 3 सब्जेक्ट पढ़ते थे, लेकिन मेरा वैसा नहीं था। मैं दिन भर एक ही सब्जेक्ट पढ़ता था। तो डिपेंडिंग ऑन अलग अलग स्टूडेंट का कैसे कैच कर पा रहा है या वो इंटरेस्ट एक सब्जेक्ट में बिठा पा रहा है कि नहीं पूरा दिन भर, वो उसके ऊपर है। जैसे मैं पूरा दिन भर ही एक ही सब्जेक्ट पढ़ता था, या तो कॉस्टिंग पढ़ रहा हूँ या टैक्स पढ़ रहा हूँ या एफआर पढ़ रहा हूँ, तो पूरा दिन भर वही पढ़ता था। तो मेरा क्या टारगेट था कि जून जुलाई में शुरू का 2 महीना में फर्स्ट टाइम रिवीजन हो जाए। तो 8 सब्जेक्ट थे, तो मैं 7.5 दिन करके
8 सब्जेक्ट को बांट दिया। हो सकता है किसी सब्जेक्ट में एक दिन ज़्यादा लग जाए तो किसी में कम हो जाता था, वो एडजस्ट हो जाता था। 2 महीना में मेरा टारगेट था कि फर्स्ट टाइम पूरा रिवीजन हो जाए। तो वो फर्स्ट टाइम रिवीजन में मैंने क्या किया, जो सर ने जो क्लासेस कराई थी, जिससे भी मैं ट्यूशन लिया था, वो स्टडी मैट को बेस बना के उसको पहले कर लिया, और फिर साथ ही साथ चैप्टर वाइज इंस्टीट्यूट के मैट से भी कर लिया कि हो सकता है कोई एडिशनल क्वेश्चन ऐड हुआ होगा 2 साल में, 3 साल में, या कुछ एमटीपी आरटीपी में नए क्वेश्चन है जो अपने क्लास में कवर नहीं है, ताकि अपने को एग्ज़ाम में जब बैठे तो कुछ भी चीज़ नया ना लगे। और खुद से एक बार जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो दिमाग भी बहुत खुलता है। तो मेरा वही टारगेट था फर्स्ट रिवीजन में कि सर का मैट को बेस बना के इंस्टीट्यूट का मैट से पूरा कवरेज एक बार चेक कर लेना कि कोई क्वेश्चन या कोई कॉन्सेप्ट छूट तो नहीं गया है। तो जब मैं पढ़ाई करता था, पहली बार जब रिवीजन करोगे तो 7-8 दिन लगा, तो उसमें मैं क्या करता था, हर चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या कोई क्वेश्चन में कोई इम्पोर्टेंट ट्रिक है उसको खाली मार्क कर लेता था, ताकि क्या सेकंड टाइम रिवीजन करो तो पूरा पूरा बुक करने का तो टाइम रहेगा नहीं। तो उस समय खाली वो क्वेश्चन का ट्रिक या कुछ 1-2 क्वेश्चन हर चैप्टर से प्रैक्टिस कर लो, वो जैसा चैप्टर का डिफ़िकल्टी लेवल है उसके हिसाब से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस डिसाइड कर लेते थे। तो ऐसे करके मैंने 7.5 दिन का टारगेट रखा था हर सब्जेक्ट का, तो जून जुलाई के आसपास मेरा फर्स्ट टाइम रिवीजन हो गया था। फिर मैंने अगस्त में फिर से सेकंड टाइम रिवीजन स्टार्ट किया। इस बार मेरा टारगेट था कि 4 से 4.5 दिन, 5 दिन मैक्सिमम में सेकंड टाइम रिवीजन भी कंप्लीट हो जाए। तो मैंने वैसे ही करके सेकंड रिवीजन भी कंप्लीट किया, फिर थर्ड रिवीजन भी कंप्लीट किया। फिर क्या हुआ, 20 दिन से एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया था, तो उसके कारण भी मेरे को जो जो चैप्टर में डिफ़िकल्टी लगती थी या जो चैप्टर वास्ट था जैसे डीटी वगैरह में, तो क्या है कुछ कुछ चैप्टर को मैं फिर से दोबारा रिवाइज़ कर लेता था 2-3 घंटा में। तो जिसके कारण इतने बार रिवीजन करने से वो एग्ज़ाम में मतलब दिमाग में बैठ जाता था, और फिर फाइनल डे जब रिवीजन करने से पूरा एकदम दिमाग में फ्रेश रहता था और एग्ज़ाम में आर्टिकुलेट करने में बहुत आसानी होती थी। तो ऐसा मेरा 5 महीने का एक्सपीरियंस रहा था। ओके, सो इससे मुझे और 2-3 सवाल पूछने जो जनरल स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहे होते हैं कि जब अपने पढ़ाई करते हैं गणेश, तो कुछ बच्चे कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट है तो सोचते हैं कि हम लोग सब कुछ कर लेंगे। तो क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ के सीधा सोचते हैं कि ये वाला ये कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट मुझे याद है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि जो उन्हें याद है वही शायद आंसर में लिखा होगा, या फिर वो अपने आप को सोचते हैं कि ये याद आया, मुझे याद आ गया, चलो अब मैं लिख लूँगा। तो इस पे आपका क्या कहना है? मतलब स्कोर करने का जो अल्टीमेट मंत्र है वो क्या है, कि हाउ टू स्कोर, कि सिर्फ क्या कॉन्सेप्ट से काम हो जाता है? इस पे आप कुछ कहें। इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा, देखो जब पहली बार पढ़ाई करो तो पूरा कॉन्सेप्ट में ध्यान दो कि कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है, कैसे इसको समझे, क्या करें। लेकिन जब एग्ज़ाम में लिखने की बारी आती है तो जो बुक में पॉइंट लिखा है, अगर उसको एग्ज़ाम में सेम एज इट इज़ पॉइंट नहीं लिखोगे ना तो नंबर नहीं मिलता है। अंदर पॉइंट क्या, अंदर का एक्सप्लेनेशन अपने आप से लिख सकते हैं, लेकिन जो बुक्स में हाईलाइटेड ब्लैक कलर से रहता है, जो डार्क कलर से, कि वो पॉइंट वाइज लिखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एग्जामिनर जब चेक करेगा वो देखेगा अगर बुक से पॉइंट मैच कर रहे ना तो अंदर का एक्सप्लेनेशन वो उतना ना देखे, लेकिन पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बुक से ही मैच करे। उसको अपना समझा हुआ कॉन्सेप्ट को अगर लिखेंगे ना पॉइंट बना बना के, तो एग्ज़ाम में नंबर मिलने की कम चांस रहती है, मतलब कम नंबर मिलता है। ये चीज़ आप सबको मैं बता दूं कि अगर आप इसीलिए अपने प्रिपरेशन में ट्यूशन टीचर का मटेरियल छोड़कर जब सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल को भी रेफ़र करते हैं, तो यू विल सी दैट चाहे वो सीएमए इंस्टीट्यूट भी हो चाहे सीएस इंस्टीट्यूट भी हो, उनके मटेरियल में बहुत सारे जगह बहुत सारा पॉइंट्स बोल्ड किया हुआ होता है या फिर इटैलिक्स किया हुआ होता है। सजेस्टेड आंसर्स में मिल जाएगा, आरटीपी में मिलेगा आपको। उस पर नज़र जाता है कि नहीं जाता है, इस चीज़ पे ध्यान देना है, क्योंकि जब एग्ज़ामिनर कॉपी चेक करेंगे तो उनके पास एक रिकमेंडेड आंसर है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हर पॉइंट का मार्क्स बैठाया हुआ है, तो वो उसको मैच करा करा के आपको पॉइंट्स देते हैं। वो आपका पॉइंट्स को समझना नहीं चाहते। हाँ, नियर अबाउट वर्ड चेंज है वो ठीक है, बट वो पॉइंट कहीं ना कहीं मैच होना चाहिए। आपका ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो भी वो खोज खोज के मार्क्स दे देते हैं, बट आपका वो पॉइंट मैच
होना चाहिए। जो बेसिक फिर कुछ और सवाल आते हैं स्टूडेंट्स के कि दिन में कितना घंटा पढ़ना चाहिए, आप बताइए। ये तो स्टूडेंट स्टूडेंट वेरी करेगा। जैसे मेरा भी फिक्स नहीं था, जब मैं स्टार्टिंग पढ़ने लगा तो 12 घंटा 13 घंटा, फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते गया वो 14-15 आवर्स चलता गया। तो इसका वो मतलब वो नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप 15 घंटा सीए में पढ़ेंगे या 20 घंटा पढ़ेंगे जब भी आपका होगा। मेरा तो जैसे अगर लगता था कि इफ़ेक्टिव जितना घंटा हो उतना ही पढ़ना चाहिए। आप 20 घंटा बुक खोल के बैठे हैं लेकिन 15 घंटा ही आपका दिमाग चल रहा है, तो आप बाकी 5 घंटा सोने में इन्वेस्ट करिए या कोई और काम में करिए जिसका प्रोडक्टिव रहे। तो मेरा वही है कि आपको जितना टाइम लग रहा है कि आप पढ़ सकते हैं, चाहे वो 8 घंटा हो या 12 घंटा हो या 15 घंटा हो, जितना इफेक्टिव हो पूरा 100% आउटपुट आए उतना पढ़ना चाहिए। तो मेरा हो सकता था किसी किसी दिन 12 घंटा भी होता था, किसी किसी दिन 17-18 घंटा भी होता था। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कितना करना है। मेरा प्री डिसाइडेड रहता था कि जैसे ये 5 दिन में डीटी हो गया या एफआर हो गया या कॉस्ट हो गया, इसको कंप्लीट करना है। तो पहले मैं ब्रॉड गोल सेट कर लिया कि 5 दिन में करना है, फिर उसको डे वाइज आता था कि पहले दिन ये 8 इंडेक्स कर लूँगा, उसके अगले दिन 6 इंडेक्स कर लूँगा, अगले दिन 5 इंडेक्स कर लूँगा, ऐसे करके फिर डे वाइज का टारगेट सेट करता था। और रात तक अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ तो पढ़ना ही पड़ता था। मतलब मेरा वो रहता था कि रात के जितना आज सेट करे हैं टारगेट उसको कंप्लीट करके ही सोई, चाहे 1-2 घंटा ज़्यादा लगे या कम लगे। तो वैसे करके मैंने पढ़ाई की थी। इसमें मुझे भी कभी किसी ने बताया है, मेरे सीनियर्स ने, टाइम इज़ पेरिशेबल। और कबीरदास जी का एक दोहा भी है, कभी आपने सुना होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। ऐसा ही कुछ है, शायद मैंने कुछ गलत बोला हो तो पता नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स लोग का कई बार क्या होता है ना, ये एग्ज़ाम जो पोस्टपोन होने का खबर मिलता है ना, तो वो उल्टा चलाता है, दोहा को अपने हिसाब से बदल लेता है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, करने की क्या जल्दी है जब जीना है बरसों। तो ऐसा हो जाता है। देखिए, मेन क्या है, आपको ये समझना ज़रूरी है कि टाइम इज़ पेरिशेबल। तो समय आज भगवान ने 24 घंटा दिया, तो आज का जो आपको एसेट मिला है, इसको कितना आप कैपिटलाइज कर सकते हैं ये आपके हाथ में। अदरवाइज आप राइट ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग संडे को राइट ऑफ ही करते हैं अपनी ज़िंदगी में, बट मंडे टू सैटरडे हम लोग कैपिटलाइज करना चाहते हैं। वैसे ही आप लोगों के लिए मंडे टू संडे में आपके पास जितना आवर्स है, आप उसको कितना कैपिटलाइज कर सकते हैं, एज इन कि कितना उसको फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एक छोटा सा मैं ऐड करना चाहूँगा गणेश, कि मुझे भी जब सीए में ज्वाइन किया था ना, तो फाउंडेशन में हमारे सर ने गाइड कर दिया था। मैं बहुत बार क्लास में भी ये बात बोलता हूँ कि अगर सीए एक बार में बनना चाहते हो तो एक ही मंत्र है, रोज़ का पढ़ाई रोज़ करना है, क्लासेस छूटना नहीं चाहिए, मतलब बैकलॉग बोझ नहीं बनाना है, क्योंकि सीए ऐसे ही एक्सटेंसिव कोर्स है, बोझ नहीं बनाना है। ठीक है, तो बैकलॉग क्रिएट मत करिए, और चैप्टर चैप्टर ख़त्म होते होते के साथ साथ उस चैप्टर का जो रिवीजन है, उस चैप्टर का जो इंस्टीट्यूट मैट है, उस चैप्टर का पास पेपर्स है, उसको संग संग करते रहिए। जो बच्चे जनरली लास्ट तक लाके इकट्ठा कर लेते हैं और फिर वो लास्ट में सोचते हैं कि अब किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे किसको कम दे, वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं और अल्टीमेटली वो एक विशियस सर्कल में फंस जाते हैं। अच्छा, एक और आपको सीक्रेट बताते हैं, गणेश का इंटर में कोई रैंक नहीं था, फाउंडेशन में भी कोई रैंक नहीं था। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात, इंटर में इन्होंने एक एक ग्रुप करके दिया था, और एक एक ग्रुप का अगर मार्क्स जोड़ देना तो टोटल मार्क्स ऑल इंडिया सेकंड थर्ड जितना ही आता है, इतना मार्क्स आया था। तो इस पे गणेश थोड़ा सा आप कुछ बताएं कि कैसे आपके मन में आया कि 2 ग्रुप देना है इस बार, जबकि इंटर में आपने एक ग्रुप दिया था। तो इंटर में एक ग्रुप क्यों दिया था और फाइनल में फिर 2 ग्रुप का मन कैसे बना? तो इंटर में मैंने दोनों ग्रुप अलग अलग इसलिए दिया था क्योंकि उस समय मेरे को डेंगू हो गया था। तो मई टर्म में दोनों एग्ज़ाम साथ में देना मेरे को लगा थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, और नवंबर में मैं एग्ज़ाम को डिफ़र नहीं करना चाहता था। तो इसीलिए उस समय फिर टाइम के साथ मेरे को लगा कि मई में एक ग्रुप दे दो और नवंबर में दोनों ग्रुप दे दो।
लेकिन अभी फाइनल में ऐसा कुछ हुआ नहीं, और मैं इंटर के बाद से ही मेंटली प्रिपेयर कर लिया कि फाइनल को तो अब दोनों साथ में ही देना है, क्योंकि इंटर में भी इतना अच्छा आया तो फाइनल में भी अच्छे नंबर के लिए उम्मीद कर सकते हैं। तो उसी से ही स्टार्ट हुई जर्नी। ट्यूशन वगैरह लेने लगे, साथ में ऑफिस जाते थे। ऑफिस में भले ही जितना भी लेट हो, ट्राई यही करते थे कि सुबह जो ट्यूशन में पढ़े हैं उसको 15-20 मिनट भी एक बार मतलब गो थ्रू कर लें, आंखों से देख लेना, मतलब कि हाँ समझ में आया है कि नहीं, सर जो क्वेश्चन कराए हैं वो दिमाग में बैठा है कि नहीं, सही समझ में आ रहा है कि नहीं। कैलकुलेटर में एक बार सॉल्व कर लेते थे रफ कि हाँ ठीक है समझ में आ गया है। तो मेरा वही रहता था कि जो सुबह सर पढ़ाए हैं जब भी ट्यूशन ले रहे हैं, तो एक बार शाम के आके देख लो कि वो चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसी था कि हर दिन मैं आके जो सर से पढ़ा या मैम से जो भी पढ़ा, तो मैं देख लेता था कि समझ में आया कि नहीं, और कंटिन्यूस वो चीज़ को एक बार घर जाके प्रैक्टिस कर लेता था। तो इस कारण से मेरा कोई बैकलॉग भी नहीं हुआ, और मैं ट्यूशन के साथ साथ ही अपना फर्स्ट टाइम रिवीजन जो मतलब घर में 15-20 मिनट आधा घंटा का सब्जेक्ट वाइज जो करता था, उसके कारण मेरे को बाद में फिर उतना डिफ़िकल्टी नहीं हुआ आठों सब्जेक्ट को पढ़ने में। जैसे और एक क्वेरी आता है कि मॉक टेस्ट आपने दिया था क्या कुछ फाइनल के पहले? व्हाट डू यू से? मॉक टेस्ट मतलब जैसे बहुत जन या सर लोग भी बोलते हैं कि 3 घंटा पूरा एग्ज़ाम एटमॉस्फेयर में बैठ के दो। तो सच बताऊं तो मेरे से वैसा नहीं दिया जाता था 3 घंटा पूरा एग्ज़ाम का एटमॉस्फेयर में पढ़ो। मैं क्या 1.5-2 घंटा में चाहता था कि सॉल्व कर ले। तो चाहे एफआर हो या एसएफएम हो या कॉस्ट हो जो भी, तो मैं रफ में खाली देखता था कि मेरा आंसर फाइनल आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। मैं रिटर्न प्रैक्टिस थोड़ा कम करता था, और मैं फाइनल आंसर देखता था कि मतलब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, फाइनल आंसर आ रहा है कि नहीं। जैसे कॉस्टिंग का भी अगर पेपर करे तो मैं खाली पॉइंट लिख लेता था कि ये अगर केस स्टडी आ रहा है तो ये 4 पॉइंट खाली लिखने से मेरा फाइनल जो सजेस्टेड आंसर है उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं। अंदर का जो लिखना है एक्सप्लेनेशन में मन में ही सोच लेता था, फिर वो आंसर से मिला लेता था कि जो मैं लिखना चाह रहा था और एग्ज़ाम में सजेस्टेड आंसर है वो मैच कर रहा है कि नहीं। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि 1 या 2 पेपर तो रिटर्न करना चाहिए, रिटर्न फुल प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन मेरे से बैठा ही नहीं जाता था करके। मैं मतलब रफ में 1.5 घंटा या 2 घंटा में करता था सॉल्व। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है? मनीष, कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, मेरा एक पॉइंट है, जैसे मैं, हमारे सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हुए, ये स्टूडेंट्स सब सेल्फ स्टडी करने एसजेसी में आते हैं और ये मेरे मेंटरिंग में पढ़ रहे हैं। तो मैं इनको गाइड करते रहता हूँ कि एक्चुअली आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मैं अपना टेक्निक्स खाली वैलिडेट करवा रहा हूँ आपसे। जैसे जब ये थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी को पढ़ना कैसे चाहिए, मतलब कि किताब खोल के रीड करते रहें कि अंडरलाइन करते रहें कि कैसे पढ़े? मतलब थ्योरी को लेके बहुत बड़ा एक सवाल चलता है हर स्टूडेंट में कि ये थ्योरी पढ़े कैसे। मतलब किताब खोल के पढ़ते हैं तो थोड़ी देर में माइंड डिस्कनेक्ट हो जाता है बहुत बार, और फिर कैसे, मतलब एग्जैक्टली आपका क्या अप्रोच था? तो थ्योरी को तो मैं कैसे पढ़ता था, पहले तो मैं मतलब जो भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ उसको बोल बोल के पढ़ता था, मतलब दिमाग एक्टिव रहे। जैसे ही आप मन में अगर पढ़ने लगेंगे तो आप कहाँ खो जाएंगे आपको खुद को नहीं पता चलेगा। तो आपके माइंड को एक्टिव रखने के लिए आपको बोलना पड़ता था। फिर जैसे मैं कोई थ्योरी पढ़ लिया, कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, तो एक पेपर में लिख लेता था खाली पॉइंट वाइज कि अगर एग्ज़ाम में यही थ्योरी क्वेश्चन आया तो मैं क्या क्या पॉइंट लिखूंगा। तो 5-6 पॉइंट अगर लिख लेने से वो ग्रिप आ जाता था कि हाँ मतलब मैं कॉन्सेप्ट भी समझ गया हूँ, पॉइंट्स भी मेरे को याद है, फिर मैं आगे बढ़ता था। लेकिन मैं थ्योरी को बोल बोल के पढ़ता था, मतलब मन में ऐसे नहीं पढ़ता था। तो उसका थ्योरी के बुक में आप साइड में भी लिखते थे क्या? हाँ वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साइड में लिखना, क्योंकि आप एग्ज़ाम टाइम तो फुल टेस्ट पढ़ ही नहीं सकते, इतना मोटा मोटा बुक रहता है, 1 दिन 1.5 दिन का गैप में। तो अपना हाथ का लिखा हुआ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो हर चीज़ में मतलब अपना एक ठो लिख देता था, वो तुरंत याद आ जाएगा। आप भले ही 1 साल पहले भी जो लिखे हो ना, अगर आप खुद से समझ के लिखे हो ना, तो वो तुरंत एक क्लिक हो जाता था कि हाँ इसका मतलब ये है और यहाँ ये लिखना है। अभी हमारे साथ एक स्टूडेंट और जुड़े थे ऑनलाइन में, उस समय गणेश भी थे।
तो इंटरेस्टिंगली क्या होता है, स्टूडेंट सोचते हैं कि वो लिखा हुआ भी कोई सर का मिल जाए ना, तो मैं वो लिखा हुआ साइड का किसी और का लेके काम चला लूँ। बट बोलते हैं ना, अपने बिना मरे कोई स्वर्ग जा सकता है, कोई दूसरा आपके बिहाफ में मर जाए और आप स्वर्ग चल जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो शॉर्टकट लगाने से होगा नहीं। बात ये कि जो भी बच्चे आते हैं एक मुकाम पर ना, वो एक मेहनत करके आते हैं। मेहनत मतलब वो पूरा हर तरीका को आजमाते हुए आते हैं। हम लोग बहुत बार समय के अभाव में जब हमारा टाइम हाथ में कम हो रहा होता है तो हम स्किप करना शुरू कर देते हैं, ये छोड़ देते हैं, या फिर बस ऐसे ही जस्ट फॉर सेक ऑफ सेइंग कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो बस आप रीड कर रहे होते हैं। बट आप ये नहीं सोच रहे होते कि इसके बाद वाला जो नेक्स्ट रीडिंग है उसमें मुझे कम समय कैसे लगे, उसके बाद वाला जब नेक्स्ट रीडिंग होगा उसमें और कम समय होगा, तो और कम समय में वो कैसे होगा। तो इसमें मेरा जनरल गाइडेंस ये रहता है कि आप पढ़ते पढ़ते साइड में लिखते रहो, उस साइड का लिखा हुआ से फिर एक छोटा एक पेज का नोट बना लो, 2 पेज का नोट बना लो, उस 2 पेज का नोट को बार बार घुमाओ। और वो रेडीमेड भी बहुत सारे लोग देते हैं, बट वो दूसरों का किया हुआ में उतना फ्रेगरेंस नहीं होता, उतना असर नहीं होता उसका, जितना अपने हाथ से लिखा हुआ का असर होता है। तो सुन के या कोई वीडियो देख के भी अगर आप सुन के अपने से जब लिखोगे तो उसका इफ़ेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होता है। तो थ्योरी को भी प्रैक्टिकल के तरह लिख लिख के पढ़ा जा सकता है, और अगेन माइंड को कंसंट्रेट कराने के लिए। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि जैसे अब क्या होता है ना, जैसे जैसे एग्ज़ाम आने लगता है ना, तो माइंड है ना भागता है, बोलता है हमको करना ही नहीं, एमसीए क्यों कर रहा है, बार बार ये सब क्वेश्चन रेज करता है कि मैं कर ही क्यों रहा हूँ, मेरे जीवन में ऐसा क्यों है, मतलब वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है, सर जब क्लास चल रही होती है तो वो धुन रहता है ना कि क्लास है क्लास है क्लास है, तो आप लोग सामने रहते हो तो पढ़ाई हो जाती है। अब पीछे से सब अचानक से सब आप हट गए सामने से, आप लोग क्लास ख़त्म हो गया, अब अपने ऊपर सब कुछ आ गया, तो वो फोकस नहीं आता है, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट, मतलब कैसे वो रिदम बना के रखे, वो 12 घंटा 14 घंटा क्या करना चाहिए, कैसे मतलब कंसंट्रेट करना चाहिए, आप क्या करते थे? तो ऐसा तो मेरे को भी बहुत बार लगता था, जब इतना पढ़ना रहता था ध्यान नहीं लगता था, क्यों आए सीए कोर्स में, कुछ और कर लेते। लेकिन जब भी ऐसा थॉट आता था, मैं 2 मिनट अब आँख बंद करता था और अपनी मम्मी पापा के बारे में सोचता था कि वो उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, मुझे इतना बाहर भेजा पढ़ाने के लिए। तो जिस दिन मैं सीए बनूंगा उनके चेहरे में क्या खुशी रहेगी, तो वो खुशी को मैं इमेजिन करके उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती थी, और फिर मैं 2 मिनट 5 मिनट बाद फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देता था। तो ये मेरा मोटिवेशन था। देखो, तरीका तो बता दिया इन्होंने, और ये तरीका यूनिवर्सल तरीका है। कुछ कुछ बात होती है ना, जैसे गणेश जी ने जो बताया कि ये बात इनके लिए लागू हो आपके लिए ना हो, बट ये जो इन्होंने मोटिवेशन का तरीका बताया है, ये तरीका यूनिवर्सल है और ये लागू होगा सबके ऊपर। ठीक है, मेरा एक तरीका रहता है कि हाँ, माँ मम्मी पापा तो, मैं सोचता था मेरे साथ उल्टा था, मजाक की बात में, कि मेरे पापा तो सीए बनने नहीं देना चाहते थे। वो बोले तुम कर नहीं सकता, वो नेगेटिव मोटिवेशन होता है ना कि तुमसे होगा नहीं, तुम कोई दुकान में बैठो, दुकान खोलो, वो सब का व्यवस्था करेंगे। तो मुझे मेरे फूफा जी के यहाँ पे भेज दिया गया था, जाओ दुकान में बैठो, दुकानदारी सीखो, फिर जब सीख जाओगे तो वापस आना, कोई दुकान खोलेंगे तुम्हारे लिए। तो सीए करने नहीं देना चाह रहे थे, और फिर मैं रो धो के नहीं, मैं सीए करूँगा करूँगा करूँगा। तो वो लास्ट मोमेंट तक बहुत तकलीफ़ में जाकर, मतलब रुला के एकदम, कि रुपए दिए थे, जाओ करो, देखते हैं क्या करेगा, कैसे कर लेगा। तो चैलेंज हो गया था कि इनको तो करके दिखाना ही है। और फिर बीच बीच में आता था कि छोड़ चैलेंज, सरेंडर कर देंगे। क्या होगा, बाप बेटा के बीच में लड़ाई में बाप जीत गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। सोचते थे कि सरेंडर कर देंगे, छोड़ो ये सब नहीं होगा, दुकानदारी ठीक है, वो रास्ता भी वो ठीक ही बता रहे थे। बट फिर लगता था कि नहीं, ऐसे आधा रास्ता नहीं छोड़ सकता, मतलब होता है ना एक अपने आप में एक सेल्फ एस्टीम जो होती है कि नहीं नहीं, मैं चालू किया हूँ तो ख़त्म तो करूँगा, बीच रास्ते नहीं छोड़ूंगा। और फिर सच बताऊँ तो मुझे तो कोई ऐसा एहसास ही नहीं था कि सीए बनने के बाद कि माँ बाप के चेहरे पे क्या खुशी आएगी, इतना तो दूर का सोचने नहीं गए, वैसा कभी सोचे नहीं। और सीए जिस दिन बने थे, उस दिन पापा तो कलकत्ता में नहीं थे,
और मम्मी थी, तो मम्मी लोग एज यूजल खाना बना रही थी, तो मैं सीए का रिजल्ट देख के आया अपने फ्रेंड के घर से और आके बोला मम्मी सीए बन गया। तो कोई रिएक्शन ही नहीं था, मम्मी खाना बनाए जा रही। ठीक है, बाकी लोग का सुनते हैं कि मम्मी रोने लगी, पापा रोने लगे, मतलब अरे बाप रे बाप, हमारे मम्मी पापा तो अलग अलग पीस है भाई तब तो। मम्मी खाना बना रही थी, मतलब मम्मी सीए बन गया। वो उनको समझ आया कि नहीं, मेरे को ये नहीं समझ में आया। तो फिर समझ रही थी सब, फिर पूछती है पहले अच्छा उस दोस्त का कितना आया, बोला उस दोस्त का जितना भी आया, मैं सीए बन गया, पहले आपको उसका खुशी नहीं है क्या? बोला नहीं नहीं, उसका कितना है पहले वो बताओ। बोला उसका मेरे से ज़्यादा आया। ठीक से पढ़ता नहीं है ना तुम लोग। तो वो खुशी क्या था ना, गम में जैसा फ्रस्ट्रेशन जैसा बन गया था कि सीए बन के गलत किया गया, मैं समझ नहीं आया मेरे को। बट यू नो माँ बाप अलग होते हैं, वो अंदर से दुआ देते रहते हैं, वो हम लोग को नहीं पता चलता है बहुत बार। तो उसका नतीजा आज परिणाम तो बहुत आगे तक जा चुका है। सो कंसंट्रेट कैसे करना है, उसके लिए एक मोटिवेशन तो चाहिए होता है, और वो मोटिवेशन खुद से अपना अंदर से निकलता है, वो बाहर से कोई नहीं देता। वो मोटिवेशन यदि अंदर में है ना आपके, कि कितना संघर्ष आपके पेरेंट्स ने आपके लिए किया है, तो उसकी खुशी, उसका पे बैक होता है ना, एक सेल्फ एस्टीम, कुछ मुझे पाना है, तो वो आपको ट्रैक पे ला देगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है मेरे हिसाब से, एंड शायद ये सबको हेल्प करता है। इनफैक्ट आज सीए के लिए हेल्प करेगा, कल आगे सीए के बाद भी तो बहुत कुछ करना है, उसमें भी यही इसी तरह का मोटिवेशन हेल्प करता है। और कुछ नहीं होता है, जो अदरवाइज भटक के ऐसे सोचना पड़ता है, माइंड को इंट्रोस्पेक्शन में डालना पड़ता है, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो क्या होगा, तो क्या होगा उसको सोचो, और करूँगा तो क्या मिलेगा उसको सोचो। ऑफ कोर्स मिलने का जो रिवॉर्ड है वो इतना ज़्यादा है कि नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो कोई भी इंसान नुकसान तो करेगा नहीं ना अपना। सो मेरे तरफ से सारा सवाल पढ़ाई रिलेटेड ख़त्म हो गया। एक सवाल और आता है स्टूडेंट्स के मन में जब वो सीए बन जाते हैं या क्वालिफिकेशन आ जाता है। जैसे अभी तो एक ही गोल होता है ना कि सीए बन जाना है, उसके बाद नेक्स्ट अब गोल ही नहीं समझ आ रहा है कि करना क्या आगे। तो पोस्ट सीए आपने अपने लिए क्या गोल्स बनाए हैं? और बाय द वे इनका जॉब भी आईटीसी लिमिटेड में लग चुका है ऑलरेडी, तो मतलब हाउ टू थिंक कि विच कंपनी टू सिलेक्ट, और फ्यूचर गोल कैसे बनाते हैं, आपने कैसे सोचा, या आपका गोल क्या है, आप कुछ उसके बारे में शेयर करें। फ्यूचर गोल तो ये तो आप ही को पता रहेगा कि आपको क्या जाना है, आपका क्या विजन है, क्या आप सोच रहे हैं कि आप 10 साल 15 साल बाद अपने आप को देखना चाहते हैं। हो सकता है कि आप जॉब करना चाहें, किसी कंपनी में टॉप पोजीशन में रहना चाहें, या हो सकता है कि आप खुद की सीए की प्रैक्टिस करना चाहें अपना फर्म खोल के, तो आप वो कर सकते हैं। या हो सकता है कि आप बिज़नेस बैकग्राउंड से हो तो आप बिज़नेस करना चाहते हो, फैमिली बिज़नेस, आप वो कर सकते हो, कोई स्टार्टअप कर सकते हो। तो इसका वही है कि आप ही के ऊपर पूरा निर्भर है कि आप मतलब क्या करना चाहते हैं। आप अपने आप को 10 साल बाद, या आपका एम क्या है लाइफ में कि ये काम करूँगा तो मैं खुश रहूँगा। हो सकता है आप घर में अपने पापा का बिजनेस करके, या अपना प्रैक्टिस खोल के, या जॉब करके, जिससे मतलब जिस चीज़ से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, आपको खुशी मिलती है, आपको वही करना है। तो अपना प्रायोरिटी और अपना एम सेट करके आपको फ्यूचर में उसी लाइन को पकड़ के आगे बढ़ना है। आपने क्या सोचा है अपने लिए? मैंने तो अभी जॉब का ही सोचा, और मेरा अभी आईटीसी में हो गया है। तो अभी तो करेंटली मैं बिजनेस या प्रैक्टिस के उतना फेवर में नहीं हूँ। मतलब मेरा माइंडसेट अभी जॉब के टूवर्ड्स चल रहा है, और जैसे रैंक भी अच्छा आया है तो ऑफ़र भी अच्छे मिल रहे हैं। तो अभी तो मैंने जॉब का ही डिसीज़न लिया है। चलिए, और कोई सवाल है, कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, बोलो। जैसे एक क्वेश्चन है लॉ को लेके, कि लॉ में पूरा जैसे प्रोविज़न सारा पढ़ लें और फिर लास्ट में क्वेश्चन करें कि प्रोविज़न क्वेश्चन कैसे पढ़ना चाहिए लॉ।
फिर वही ये आपके ऊपर है। मैं जैसे करता था, मैं पूरा एक चैप्टर का प्रोविज़न पढ़ लिया 20-25 पे जो भी है, फिर संगी संग उसका क्वेश्चन करता था। तो जैसे कि मैं बताया कि मैं पूरा दिन दिन भर एक एक सब्जेक्ट पढ़ता था। तो जैसे मैं टारगेट सेट कर लिया कि आज एक चैप्टर या 2 चैप्टर जितना लंबा है, कितना लेंथ है वो चैप्टर का, डिसाइड देखने के बाद डिसाइड कर लेता था कितना पढ़ना है। तो मैं वही करता था, पहले पूरा चैप्टर का प्रोविज़न पढ़ लेता था, फिर उसका क्वेश्चन आंसर देख लेता था। मिश्रा जी नहीं पूछेंगे? क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच. आई विश ऑल द सक्सेस टू गणेश ahead in future, थैंक यू सर। and thank you all for listening. I hope you all got some motivation out of it and some direction out of it. और ऐसे हम लोग और भी स्टूडेंट्स को बोलते रहते हैं कि आपने जो सीखा थोड़ा सा बता के जाइए स्टूडेंट्स को आगे कैसे बढ़ना है. ऑल राइट. सो पढ़ाई में ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता है. कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए मेरे हिसाब से कि ये नहीं होगा. हमेशा ये सोचना चाहिए या फिर ये सवाल अपने से पूछना चाहिए कि कैसे होगा. अगर आपका अप्रोच माइंड में इंस्टेड ऑफ ये आ जाए कि बार बार कि मेरे से सीए नहीं होगा तो मैं और क्या करूँगा, वो सवाल पे फोकस नहीं करके हमेशा अगर ये फोकस करेंगे कि मैं कैसे ये डिग्री को हासिल करूँ, कैसे पढूँ, वो कैसे वाला अप्रोच जब आप लेके आते हो तो आपके लिए रास्ते अपने आप खुलते हैं. मेरे एक टीचर नहीं, मैं उनसे टैक्स पढ़ता था फाइनल में, तो राह चलते ऐसे बात कर रहे थे हम लोग, तो बहुत सारे सवाल मेरे भी दिमाग में घूमते थे कि ये सीए मेरे से होगा कि नहीं होगा. या सीए बनने के बाद मैं उनसे ही पूछता था कि मुझे टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. तो मुझे उनकी एक बात बहुत याद आती है. मतलब उन्होंने ये एक स्टेटमेंट कहा था कि सतीश जी बोलते थे वो मुझे, कि ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं होता है कि कुछ नहीं होता है. अगर करना चाहो तो वो होता ही है, होता ही है, होता ही है. ये मेरे सर का कहा हुआ है जो मैंने आपको पास ऑन किया. जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो नहीं होता है. जब उन्होंने नहीं बोला था ना, इतना जोर से चिल्ला के बोला था कि रास्ते में खड़े खड़े मेरे गूज़ बम्प आ गए थे. जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो नहीं होता है. अगर करना चाहो तो वो होता ही है, होता ही है, होता ही है. अब अगर आप चाहो तो दिमाग दूसरा जगह दौड़ा सकते हो, ये नहीं तो वो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं. कुछ बच्चे होते हैं ना पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं दूसरा कोर्स में घुस जाते हैं. माइंड वही है, रिसोर्स उतना ही है. जितना जगह डाइवर्ट करोगे डाइल्यूट हो जाएगा, तो कहीं एक जगह वो 100% फोकस कर ही नहीं पाएगा. और आज के ज़माने में इतना डिस्ट्रैक्शन भरा जो ज़माना है, जहाँ चारों तरफ इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो हो रहा है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फोकस्ड अटेंशन का. कि आपका सारा रिसोर्स यदि एक जगह लग जाएगा तो बाकी डिस्ट्रैक्शन आपके लिए कमज़ोर पड़ जाएंगे. तो वो नहीं हो सकता है ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए. हो सकता है, क्या तरीका लगाएंगे तो होगा, इसके ऊपर आपको काम करना है. ऑलराइट, चलो, थैंक यू फॉर योर टाइम. विल सी यू एंड कीप स्टडिंग. बी हैप्पी. बाय बाय, टेक केयर.